अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए मैं यहाँ मंच पर विराजमान श्री बलजोर सिंह XMLA पन्नालाल जी और वरुण साहब, जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत अधिक पेन लिया। वो हमेशा मेरे साथ में उनकी बातचीत होती रहती है और वो बहुत समाज के बारे में योगदान देने के लिए और कैसे समाज की स्थिति में परिवर्तन आए इसके लिए काफ़ी चिंतित रहते हैं और काम करते रहते हैं। और साथ में यहाँ पर उपस्थित हमारी मीडिया के SM न्यूज़ के गौतम जी और यहाँ पर के सभी भाई और बहनों और बच्चों, आज का दिन एक बहुत विशेष दिन है। ये विशेष दिन क्यों है? ये विशेष दिन इसलिए है कि इस दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था। ये कोई जन्म तो दुनिया में बहुत लोगों का होता है और उनका जन्म एक मामूली घटना नहीं है, ये एक विशेष घटना थी, क्योंकि उन्होंने जो कुछ किया उसकी वजह से आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और आगे उनके कारनामों को बढ़ा रहे हैं। मैं यहाँ पर कुछ बातें, क्योंकि मैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हूँ सुप्रीम कोर्ट का, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में और आज के समाज की स्थिति के बारे में कुछ कहना चाहूँगा आप लोगों के लिए। आज बाबा साहब की ये 132वीं जन्म तिथि को हम लोग मना रहे हैं। बाबा साहब ने जो सपना देखा था वो सपना पूरा होने से पहले आज पीछे जाने की स्थिति में है। बाबा साहब ने यह सपना देखा था कि ये भारतवर्ष एक दिन बौद्ध में होगा, ये भारतवर्ष एक दिन नीले रंग से रंगेगा, पर ऐसा हो न सका। बाबा साहब ने बहुत कुछ प्रयास किया अपने जीवन के अंदर। उन्होंने बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया, उन्होंने हद से ज़्यादा गरीबी देखी, उन्होंने बहुत पीड़ा सही, फिर भी उन्होंने कभी भारतवर्ष के लिए ऐसा काम नहीं किया जिससे कि ये भारतवर्ष को टूटने की नौबत आए। और वो हमेशा अपने हितों को साधने के लिए भारतवर्ष के हितों का भी ख्याल रखते हुए, दोनों को सम्मिलित करते हुए कोई भी प्रयास करते थे। मैं आपको बताना चाहूँगा, शायद आप लोग ये जानते होंगे कि बाबा साहब ने कितनी प्रतिज्ञाएँ दी, बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएँ दी, पर शायद आप लोग ये नहीं जानते होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, भारत के संविधान के अंदर कितने चैप्टर बाबा साहब ने बनाए। वो भी 22 थे, 22 थे। एक तरफ उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएँ दी, दूसरी तरफ उन्होंने संविधान के अंदर 22 चैप्टर बनाए। वो क्यों बनाए? क्योंकि बाबा साहब जानते थे कि देश के अंदर कानून के माध्यम से हर चीज़ नहीं हो सकती है, कुछ प्रयास उनको भी करने पड़ेंगे। इसलिए बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएँ बनाई और संविधान के अंदर उन्होंने 22 चैप्टर बनाए। 22 चैप्टर बना के वो ये कहना चाहते थे कि भारत को बौद्ध में बनाने के लिए एक तरफ आपका सोशल मूवमेंट और दूसरी तरफ आपका लीगल प्रोविजन, जब ये दोनों चीज़ें मिलेंगी तभी ये देश आगे जाएगा। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हमारे जीवन में बाबा साहब का तो योगदान है, पर महात्मा बुद्ध का क्या योगदान है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी भी देश के संविधान को उठा के देखिए, उस देश के संविधान में आपको किसी न किसी धर्म की छाप मिलेगी। वो कोई ना कोई फिलॉसफी जो उठाता है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री का, वो जो है उठाता है आपका किसी न किसी धर्म से। यदि आप वेस्ट कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो क्रिश्चियनिटी से है, यदि आप मुस्लिम धर्म के कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो इस्लाम से है। पर बाबा साहब ने इस देश के जो संविधान को बनाया, उसकी जो फिलॉसफी है वो बुद्धिस्ट फिलॉसफी है। लोग बाबा साहब के कंट्रीब्यूशन को कम करने के लिए कभी कभी इस प्रकार की चीज़ें बोलते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, जिससे कि ये लगता है कि बाबा साहब का योगदान या संविधान के अंदर बुद्धिज्म का योगदान नहीं है। बाबा साहब ने जब संविधान बनाया, उसमें जो प्रेमबिल लिखा, प्रस्तावना लिखी,
उसके अंदर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, 4 चीज़ों का उन्होंने बेसिस बनाया। ये 4 चीज़ क्या है? ये 4 चीज़ पिलर्स हैं जिसके ऊपर संविधान खड़ा है। जैसे कि आप एक मकान बनाते हैं, मकान की छत बाद में पड़ती है, पहले उस पर पिलर्स पड़ते हैं, पिलर पड़ने के बाद में फिर उसके ऊपर आपका मकान खड़ा होता है। तो ये जस्टिस मतलब न्याय, इक्वलिटी मतलब समानता, फ्रेटर्निटी मतलब बंधुत्व, लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता। ये चारों जो प्रिंसिपल्स हैं, ये जो प्रिंसिपल हैं, ये कहाँ से आए हैं? ये आए हैं बौद्ध धर्म से। अब कोई भी कानून, एक आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 13 ये कहता है जो भी नियम होगा, कोई एक्ट होगा, कोई रूल होगा, कोई रेगुलेशन होगा, कोई ऑर्डिनेंस होगा, कोई बिल होगा, यदि वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अगेंस्ट में है, तो वो यदि स्टैट्यूट में भी है, वो किसी नियम कानून के अंदर भी है, तो भी इसको नहीं माना जाएगा। बाबा साहब ने एक आर्टिकल 13 लिखकर सारे के सारे जो भी मनुवाद थे सबको खत्म कर दिया। लेकिन आज जो हमारी परिस्थिति बन रही है, बाबा साहब ने जो जस्टिस का दिया कि जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस। आज बाबा साहब ने ये कहा था कि 26 जनवरी 1950 को हम लोग 2 विरोधाभास में जीने जा रहे हैं। पॉलिटिकली हम लोग इक्वल होंगे और सोशल लाइफ हमारी दोहरा जीवन होगा। और बाबा साहब ने जो कहा था वो चीज़ें आज पूरी हो रही हैं। बहुत सारे लोगों को ये मैं बताना चाहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रेमबिल है, उसके अंदर उसको आप 3 भागों में बांट सकते हैं। पहले भाग के अंदर आपका सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन एंड सोवरन 5 वर्ड का यूज हुआ है। सेकंड पार्ट में आपका जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी का यूज हुआ है। और थर्ड पार्ट में आपका ये हम लोग अपने आप को ये संविधान दे रहे हैं, इसका प्रयोग हुआ है। तो इसके अंदर जो वर्ड्स हैं, यदि आप सोवरन कहेंगे कि मतलब हम स्वच्छंद हैं, या हम लोग स्वच्छंद हैं, सोवरन हैं, बट सोशलिस्ट हम लोग थे, लेकिन अब सोशलिस्ट की तरफ को हटा के कैपिटलिस्ट की तरफ हम लोग जा रहे हैं। और सेक्युलर कंट्रीज, हम लोग सेक्युलर थे, जैसा कि आपको पता है कि एक धर्म विशेष के तरफ हम लोग जा रहे हैं कि राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो सेक्युलरिज्म का भी हम लोग डाइल्यूट कर रहे हैं। जो डेमोक्रेसी है, वो डेमोक्रेसी जो है वो उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है इलेक्शन। तो इलेक्शन भी अभी फ्री और फेयर जिस तरीके से होने चाहिए, उसके ऊपर भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी क्वेश्चन मार्क लगाती हैं। ये मेरा वक्तव्य नहीं है, क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी मिलकर सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं ईवीएम को हटाने के लिए। तो इससे ये साबित होता है कि उनको इलेक्शन प्रोसीजर के ऊपर फ्री एंड फेयर होने के ऊपर डाउट है। रिपब्लिक का मतलब है कि देश की सरकार लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार, तो उसके अंदर भी ये जो सरकार है लोगों के द्वारा चली जा रही है, बट लोगों के लिए है क्या, उसके ऊपर भी हमें सोचना है। हमको ये भी सोचना है कि हमारे जीवन के अंदर आज जो हमारे बच्चे हैं उनको आगे पढ़ने के लिए हमको पूरी मेहनत और शिद्दत से उनका प्रयास करना है। मैं यहाँ पे अपने बैठे बच्चों को 2 बात बताना चाहूँगा। बच्चों को इंग्लिश और कंप्यूटर पर विशेष ध्यान देना है। इंग्लिश और कंप्यूटर पर विशेष ध्यान इसलिए देना है कि आप किसी भी विषय को कितना भी पारंगत हो जाए, लेकिन आप यदि 2 विषयों को नहीं जानते हैं, इंग्लिश और कंप्यूटर, तो आप इस दुनिया के अंदर चाहे आप पीएचडी भी कर लें तो भी आप फिर पढ़े लिखे नहीं माने जाते। आप मार्केट के हिसाब से फिट हैं, नौकरी के हिसाब से फिट नहीं है। क्यों? क्योंकि आज का जो युग है, आपको इंग्लिश और कंप्यूटर बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जीबी पार्क यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी से। उसके बाद में मैं मोदी जी में 22 ईयर सर्विस किया। 22 ईयर सर्विस के दौरान मैंने सारा पीएचडी, लॉ, एलएलबी, एलएलएम सारी चीज़ें वहाँ से की हैं। तो जब मैं बीटेक करने के लिए गया तो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि मेरे को वहाँ कुछ समझ में नहीं आता था, क्योंकि मैंने
जो 12th पास किया था मैंने यूपी बोर्ड से पास किया था, वो हिंदी माध्यम से पास किया था। तो वहाँ मेरी फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि मुझे लेक्चर समझ नहीं आते थे। इसलिए आपको ये चीज़ समझनी है कि बच्चों को इंग्लिश पढ़ानी है, बच्चों को कंप्यूटर सिखाना है। बच्चे आजकल मोबाइल तो जानते हैं, व्हाट्सएप जानते हैं, फेसबुक जानते हैं, इंस्टाग्राम जानते हैं, ट्विटर जानते हैं, बट किसी चीज़ को इंटरनेट पे कैसे सर्च करना है और सर्च करके उसको कॉपी नहीं करना है, उसमें कुछ और चीज़ें मिला के, क्योंकि आजकल छोटे बच्चों को भी बहुत सारे असाइनमेंट दिए जाते हैं, तो उसको कैसे कंप्लाई करना है, उसको कैसे फुलफिल करना है, ये बच्चों को सीखना चाहिए। और दूसरा चीज़ मैं अपने समाज के लोगों को ये बोलना चाहता हूँ, हमारा जो समाज है वो कंज्यूमर समाज है, वो हर एक चीज़ को कंज्यूम करता है, वो हर एक चीज़ को खरीदता है, पर वो बेचता कुछ नहीं है। हम लोग या तो नौकरी करते हैं और नौकरी करने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। अब वो जमाना चला गया, हमारे को इस बात पर ध्यान देना होगा कि हम लोग इसको कोई ना कोई बिजनेस या कोई ना कोई काम करें। जो महिलाएं अपने घर में बैठ के कुछ कर सकती हैं, आजकल बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं, जैसे कि आप आज की तारीख में जो टेक्नोलॉजी का दौर है, अमेजन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि आप लोग बिजनेस घर बैठ के भी कर सकते हैं। यदि कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, महिलाएं हैं, वो ट्यूशन दे सकती हैं। कोई ना कोई अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम को आपको जनरेट करना, उससे पीछे नहीं हटना है, क्योंकि आगे आने वाला समाज जो है, आगे जो भी है, अपने बच्चों को आगे शिक्षा दिलाना चाहते हैं, वो शिक्षा महंगी हो रही है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो अभी 2020 पॉलिसी आई है, उसके अंदर हमारे बच्चों के लिए आगे बढ़ने के साथ साथ सीमित होने वाले हैं। हमको उसी दिशा में ले जाने की कोशिश की जा रही है जहाँ से बाबा साहब हमको उठा के लाए थे, उस दिशा से हमको उठा के आगे उसी जगह पर ले जाने की कोशिशें हो रही हैं। क्योंकि आप यदि देखिए, रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, रिजर्वेशन केवल पेपर पर है। यहाँ बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं जो बोलने में बहुत सारे लोग, मैं कुछ बोलना चाहूँगा, जैसे कि आज की तारीख में क्या होता है, रिजर्वेशन को कैसे खत्म किया जाता है, एक पॉइंट बता देता हूँ। यदि कोई भी संस्था के अंदर 7 वैकेंसी से नीचे वैकेंसी निकलती है, तो SC, ST, OBC को एक भी सीट नहीं मिल सकती। आज की तारीख में यदि आप एडवर्टाइजमेंट उठा के देखिए, तो वो एडवर्टाइजमेंट को इस तरीके से ये करते हैं, वो आपको डिक्लाइन नहीं कर रहे हैं, पर नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, क्योंकि रोस्टर सिस्टम लागू होता है। यदि 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम लागू होता है, तो 7वीं जो पोजीशन होती है वह 80 हो जाती है, 7वीं पोस्ट। तो यदि 7 पोस्ट से नीचे की पोस्ट डिक्लेयर की है, 5 या 6 पोस्ट डिक्लेयर की गई है, तो वो उसके अंदर आपको किसी भी व्यक्ति को, SC को, ST को, OBC को, किसी को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। सारी की सारी वैकेंसी रहेगी अनरिजर्व। इस प्रकार से रिजर्वेशन को खत्म किया जा रहा है। दूसरी चीज़ें जो हो रही हैं कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। प्राइवेटाइजेशन की वजह से, प्राइवेटाइजेशन किस तरीके से आ रहा है, एक है आर्टिकल 12 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 12 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है? आर्टिकल 12 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि स्टेट की डेफिनेशन, जिन संस्थाओं को प्राइवेट कर दिया जाता है, वो स्टेट की डेफिनेशन से निकल जाती हैं। जैसे कि आपका एयर इंडिया को प्राइवेटाइज कर दिया, पहले एयर इंडिया स्टेट की डेफिनेशन में आती थी, तो उसमें रिजर्वेशन होता था। जो भी संस्था जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल पंचायत है और कॉर्पोरेशन में स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, तो वो सारी की सारी स्टेट की डेफिनेशन में आती है। हमको जो भी रिजर्वेशन मिलता है वो स्टेट के अंदर मिलता है। तो आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट की डेफिनेशन है। जिस भी कंपनी को, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को प्राइवेट कर दिया जाएगा, वो स्टेट की डेफिनेशन से निकल जाएगी, और जो स्टेट की डेफिनेशन से निकल जाएगी उसमें रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। आप किसी भी चीज़ को देखिए, MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो उनका एक कोटा होता है, आई थिंक ये 5 करोड़ का कोटा होता है, उसके अंदर 15% SC पे और 7.5% SC के लिए जहाँ डोमिनेटेड एरियाज हैं वहाँ पे खर्च करना पड़ता है। आज की सरकार ने उसका प्रोविजन खत्म कर दिया है, अब वो कंपल्सरी नहीं रहा। आप किसी भी चीज़ को उठा के देखिए,
किया है। बाबा साहब ने हमको जो है जानते थे कि एक दिन समस्या आ सकती है, इसलिए बाबा साहब ने हमें बुद्धिज्म का रास्ता दिखाया था। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बुद्धिज्म की क्या ज़रूरत है। बुद्धिज्म की ज़रूरत इसीलिए है कि बाबा साहब ने ये पूछा कि आप हिंदू रहना क्यों नहीं चाहते। तो बाबा साहब ने अपने जीवन की तकलीफों को बताया। आज लोग पूछते हैं कि हमें बुद्धिस्ट बन के क्या फ़ायदा है, बुद्धिस्ट बनने से क्या होता है, पर लोगों को ये पता नहीं है कि जब आप किसी को समाज में जाके ये कहते हैं कि आप कौन हैं, तो आप कहते हैं मैं हिंदू हूँ, उसका दूसरा सवाल होता है कि हिंदू में आप कौन हैं। यदि आप अपनी जाति बताते हैं तो पता लग जाता है कि आप हिंदू नहीं हैं। यदि ये मकान के अंदर मैं रहता हूँ, इस मकान के अंदर ना मेरे को उठने का अधिकार है, ना बैठने का अधिकार है, ना मेरे को इसके सामान छूने का अधिकार है, ना मुझे यहाँ पे कुछ करने का अधिकार है, उसके बाद भी मैं ये बोलता हूँ कि ये मकान मेरा है, तो गलती मेरी है। आप हिंदू धर्म के अंदर रहते हैं और आप कहते हैं आप हिंदू हैं। यदि हिंदू व्यवस्था लागू हो जाएगी तो शूद्र को पढ़ने का अधिकार खत्म हो जाएगा। शूद्र नहीं पढ़ सकता, क्योंकि शूद्र की डेफिनेशन के अंदर यदि आप हिंदू हैं तो हिंदू होने के लिए आपको शूद्र बनाना पड़ेगा, और शूद्र बनाने के लिए आपको सबसे पहला काम शिक्षा को जो है खत्म करना पड़ेगा। बाबा साहब ने इस कामों को बहुत मुश्किल से यहाँ तक लाया। आज की तारीख में लोग बोलते हैं, मैंने कई लोगों को ये बोलते सुना है कि हमको सोशल मूवमेंट पे ध्यान देना चाहिए, पॉलिटिकल चीज़ें हमको नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि लोगों ने बाबा साहब को नहीं पढ़ा, इसलिए वो लोग ये बोलते हैं। मैं आपको बता दूं, बाबा साहब ने कहा था पॉलिटिकल रिफॉर्म शुड प्रोसीड। वॉल्यूम 17 पेज 82 है। बाबा साहब ने लिखा था पॉलिटिकल रिफॉर्म मस्ट प्रीसीड सोशल रिफॉर्म। सोशल रिफॉर्म से पहले पॉलिटिकल रिफॉर्म होने चाहिए। आज की बाबा साहब ने उस समय लिखा था, यदि आप ताकत की बात करते हैं, पावर की बात करते हैं, ना हमारे पास मैन पावर है, ना हमारे पास मनी है, और ना ही हमारे पास कोई और काम धंधे हैं, तो हमारे पास क्या पावर है। हमारे पास सिर्फ एक ही पावर है जो हम गेन कर सकते हैं, वो है पॉलिटिकल पावर। बट हम लोग पॉलिटिकल पावर के लिए पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है, पॉलिटिकली जागरूक नहीं है। मैंने कभी भी, जैसे मान्यवर काशीराम जी ने कहा था, अपने घर की दीवारों को लिख दो कि हमें इस देश का शासक बनना है, क्योंकि हमने पॉलिटिकल रिफॉर्म को कभी भी ध्यान नहीं दिया। इसके लिए हमारे जो सत्ता है, हमने कभी सत्ता के अंदर ये नहीं चाहा कि सत्ता हमारे हाथ में आए, पर सत्ता से हमने इतना जरूर चाहा कि सत्ता हमारे हितों का ध्यान रखे। बट अब आज के दौर में ऐसा लग रहा है कि यदि हम लोग अभी पॉलिटिकल जागरूक नहीं हुए और इस देश की सत्ता को, पावर को हमने अपने हाथ में लेने की कोशिश नहीं की, तो आगे के दिन हमारे लिए काफ़ी बुरे हो सकते हैं। तो बहुत कुछ कहने के लिए है यहाँ पर। बाबा साहब ने जो नियम दिए, उसमें भी कभी कभी देखने में आता है कि लोग ये बोलते हैं कि एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट, उसका सीक्वेंस भी हम लोग कभी कभी गलत कर देते हैं। बाबा साहब ने ये जो 3 प्रिंसिपल उठाए हैं, वो भी बुद्ध वंदना है। बुद्धम शरणम गच्छामि, एजुकेट, धम्मम शरणम गच्छामि, एजिटेट, संघम शरणम गच्छामि, ऑर्गेनाइज। इसका सीक्वेंस यह है। और जो लोग साइंस के स्टूडेंट हैं वो जानते हैं कि एक जो पॉइंट होता है उसको पॉइंट कहते हैं, बिंदु कहते हैं। 2 पॉइंट से मिलकर लाइन बनती है और 3 पॉइंट से मिलकर सर्किल बनता है। इसलिए इसमें इसको द्वितीयम्पी और तृतीयम्पी करके 3 बार बोला जाता है कि एक बार राउंड होने के बाद में, एक पंच होने के बाद में सेकंड फिर उसी को आवर्ती करनी है, फिर थर्ड को आवर्ती करनी है। तो जो पहला माध्यम है वो एजुकेट, और जो धर्म का मतलब होता है एजुकेशन जो है वो इंटरनल एजुकेशन है। आपको इंटरनली एजुकेट करना
करना है, इंटरनली आपको सोचना है कि आपके साथ क्यों गलत हो रहा है, कैसे गलत हो रहा है। आपको अपनी शिक्षा को, अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाना है, इसके ऊपर आपको सोचना है। तो एजुकेशन तो ये नहीं है कि आप संघर्ष, जो बोलते हैं कि संघर्ष करो, संघर्ष का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों के साथ में जाकर लड़ाई झगड़ा करने लगो, चाहे वो मेंटली हो या फिजिकली हो। जब आपको एजुकेशन मिलती है, तब आपको थिंकिंग पावर मिलती है, तब आपको सोचने का तरीका मिलता है। वो एक इंटरनल एजुकेशन होता है, जो इंटरनल एजुकेशन से व्यक्ति एक इंसान बनता है, व्यक्ति एक काम करने के लिए आगे आता है। और उस एजुकेट करने के बाद में जो भी लोग हैं वो एक साथ में आते हैं, एक ग्रुप में आते हैं, और वो जो लोग ग्रुप में रहते हैं वो लोग कभी भी हारते नहीं, वो जीतते हैं। इसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। जंगल के अंदर यदि आपने एक जानवर को कभी गुलाम होते नहीं देखा है, तो वो उस जानवर का नाम है वो भेड़िया। भेड़िया को आप कभी किसी सर्कस में नहीं देखेंगे। भेड़िए को आप यदि किसी भी जगह पर आप उसको कैद होने की हालत में नहीं देखेंगे, क्योंकि वो बहुत ही ग्रुप में रहते हैं। उनका जो, यदि आप स्ट्रक्चर देखेंगे, उनका जो सामाजिक ताना माना देखेंगे भेड़ियों पर रहने का, वो एक अलग है। वो अपने सबसे जो बूढ़ा भेड़िया होता है उसकी वो जो है इज्जत करते हैं, उसके खाने पीने का ध्यान रखते हैं। वो आपस में नहीं लड़ते हैं, वो झुंड में जाते हैं। भेड़िए को आज तक कभी किसी सर्कस में किसी जगह आपने गुलाम नहीं देखा, और वो जब भी आक्रमण करते हैं तो बहुत तीव्रता के साथ आक्रमण करते हैं। तो मैं यहाँ पर, क्योंकि बच्चे समय काफ़ी हो रहा है और ज़्यादा समय ना लेते हुए, मैं यहाँ पर कुछ बातें दोबारा दोहराना चाहूँगा। हमारे राइट 4 टाइप के राइट्स हैं: पॉलिटिकल राइट, सोशल राइट, इकोनॉमिक राइट और लीगल राइट। इसके अंदर हम लोग सोशल राइट के बारे में तो चर्चा करते हैं, पॉलिटिकल राइट के बारे में भी अवेयर हैं। जो 2 राइट जिस पर हमारा कम ध्यान जाता है वो लीगल राइट्स है और इकोनॉमिक राइट्स है। तो इकोनॉमिक राइट के अंदर मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जो लोग रिटायर हो चुके हैं, यदि वो भी कोई काम धंधा कर सकते हैं तो करें, अपने परिवार को ढंग से मजबूत जितना कर सकते हैं करें। और लीगल राइट के लिए बोलना चाहूँगा कि जो लोग भी किसी समस्या में आते हैं वो कृपया करके एडवोकेट को जरूर हायर करें, क्योंकि बहुत सारी जगह पर हमारे लोगों के साथ में लीगली बहुत अन्याय हो रहा है। कानून बने हुए हैं पर कानून का पालन नहीं होता है। ऐसे में कोई भी समस्या आती है तो आप उसके अंदर हमसे भी सलाह ले सकते हैं, और भी समाज के अंदर वकील लोग हैं उनसे सलाह ले सकते हैं, और आप खुद भी थोड़ा अपने लीगल राइट के बारे में अवेयर होने की कोशिश कीजिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ और 4 लाइनें बोलता हूँ अपनी लिखी हुई बाबा साहब के लिए। जब तक है सूरज चलता है, जब तक दरिया में पानी, जब तक है सूरज चलता है, जब तक दरिया में पानी, गूंजेगी बाबा तेरी वाणी, बाबा तेरी अमर कहानी, बाबा तेरी अमर कहानी। मेरे साथ एक बार बोलिए, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।